Hello students, welcome back to MB classes Labor on HRM. Today we are covering the Railway Establishment Rule. जैसे आपको पता है ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप आरआरबी का पेपर दे रहे हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं, मिनिमम आपका 3 to 4 टॉपिक है जो आपको रेलवे रिगार्डिंग पता होना चाहिए। जैसे उनका आर्ट्स कितना है, देन उनको लीव का प्रोसीजर क्या है, उनका अपीलिंग प्रोसीजर क्या है और पास रूल्स क्या है। यही 4-5 टॉपिक हम पढ़ेंगे। देन फिर आपका रेलवे स्टैब्लिशमेंट वाला मिला के पूरा आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन, कितने क्लासिफिकेशन होता है ये भी पूछ सकता है। देन स्टैट्यूटरी लिमिट, रोस्टर लिमिट का कंपैरिजन पूछ सकता है। मैंडेटरी पीरियड रेस्ट पूछ सकता है। देन डिसिप्लिन अपीलियर में हम 4 फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद लीव रूल का प्रोसीजर पढ़ेंगे। देन हम रेलवे पास और पीटीओ का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम 20 MCQ करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। तो अगर आपने इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट पढ़ लिया, सारे एक्ट पढ़ लिए, लेकिन अब आपको ये भी करना, 4 रूल्स आपको 100% स्टडी करने ही करने हैं। तो यहाँ पे आपसे कैसे पूछेगा, वो स्टैट्यूटरी या रोस्टर ट्रैप में पूछ लेगा। याद रखना कि जो रेलवे स्टार्ट है वो हमारी 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला हमारा इंटेंसिव, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा एसेंशियल इंटरमीडिएट एंड फोर्थ हमारा एक्सक्लूडेड। 4 कैटेगरी है। ठीक है, तो अब 4 कैटेगरी को अगर हम बात के चले कि सबसे पहले आपको पता ना, स्टैट्यूटरी जो आवर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट लीगल मैक्सिमम लिमिट होते हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जो रोस्टर आवर्स होते हैं वो हमारे एक्चुअल आवर्स होते हैं जो हमारे ड्यूटी चार्ट पर प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, तो जो यार, और ये जो इंटेंसिव वाला जो जॉब है ना, वो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूलिंग वाला है। इस सेक्शन कंट्रोलर हो गया, बिजी रूटर रिले इंटरलॉकिंग स्टाफ हो गया। डेट्स वाई इनके जो वीकली आवर्स हैं वो हमारा कितना है, स्ट्रेचुरी हमारा 45 आवर्स है, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो। रोस्टर आवर आपका है 42 आवर्स, मतलब आपका मान के चलो 7 आवर्स इन 1 डे, तो 6 into 7 इन मतलब 42 आवर्स। अच्छा, अब मिनिमम पीरियड इनको बोला कि कम से कम आपको 30 घंटे का तो कंज्यूकेटिव रेस्ट लेना ही लेना है। ठीक है, 30 घंटे का है। और ये कौन कौन से स्टाफ होते हैं, सेक्शनल कंट्रोलर होते हैं, रूटीन रिलर होता है, इंटरलॉकिंग स्टाफ होता है। अब सवाल ये उठता है कि सपोज करो इंटेंसिव वर्कर की तो 45 आवर है, वीक है, बट रोस्टर इनका क्या है 42 आवर्स है। तो ऐसा क्यों है, 3 घंटे का गैप क्यों है? क्योंकि देखो ये इसलिए दिया जाता है कि सपोज करो आपने अपना काम किसी को चार्ज करो, हैंड ओवर करो, या किसी से चार्ज ले रहे हो, तो अगर आपको क्या करा, जो मैक्सिमम है गवर्नमेंट की वो तो 45 ही रहेगी ना। अगर तो फिर इसलिए वो 3 घंटे का गैप दिया जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। ओके, तो अगर अगर सपोज करो अगर वो 45 आवर कंटिन्यूस करेगा, तो अगर उसके बाद वो चार्जिंग देगा तो उसका ओवर टाइम कंसीडर होगा। तो इस चीज को ख्याल रखते हुए हमने क्या किया, ओवर टाइम को नहीं किया है। देन हम आते हैं कंटिन्यूस टाइप। सेकंड क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसा होता है कि जो हमारा रेगुलर वर्क होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, आपको बीच में ना ब्रेक मिल जाता है। याद रखना, कंटिन्यूस मतलब रेगुलर काम होगा, लेकिन बीच में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे बुकिंग क्लर्क हो गए, आपके नॉर्मल स्टेशन मास्टर हो गए। ठीक है, ये उस टाइप के वर्क होते हैं, इसलिए इसके थोड़े से घंटे ज्यादा है। ये बहुत बिजी वाला होता है, इंटेंसिव मतलब बहुत बिजी वर्क। ठीक है, देन कंटिन्यूस से 54 आवर्स आपका वीक मिलेगा। 48 आवर्स हमारा रोस्टर है। अब रोस्टर का तो कंसेप्ट समझ में आ गया, जो ड्यूटी चार्ट पर मेंशन है। इसमें भी 30 कंज्यूकेटिव आवर का आपका रेस्ट लेना है, जिसमें कौन आ गए, क्लर्क हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए और नॉर्मल ट्रैफिक हो गए। ठीक है, तो ये हफ्ते में 30, इनको भी हफ्ते में 30 लगातार घंटे की रेस्ट कंपलसरी होती है। देन कम टू द इसेंशियल इंटरमीडिएट। अच्छा, इसेंशियल इंटरमीडिएट क्या होता है, ये ना रुक रुक के काम होता है, इसलिए आपने देखा होगा ना 75 आवर्स पर वीक है। ठीक है, अब इनकी ड्यूटी क्या होती है, लंबी होती है, पर इनका एक्शन बहुत कम होता है ना। तो जैसे वेटिंग रूम के बैरियर्स हो गए, लेवल क्रॉसिंग गेट कीपर हो गए, जहां दिन में सिर्फ 2-3 ट्रेन आती हैं, पर ड्यूटी होती है उनका 50% टाइम इनका आइडियल जाता है। डेट्स वाई इनका जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो 75 आवर्स है और रोस्टर इनका 72 आवर्स है। अच्छा, आपने एक चीज देखी कि हमेशा रोस्टर याद रखना कि अगर रोस्टर कहीं ट्रैप हो तो याद रखना स्टैट्यूटरी से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी से हमेशा कम होता है। देन इनको हफ्ते में सिर्फ 24 लगातार घंटे का रेस्ट मिलता है, 30 का नहीं मिलता है, क्योंकि इनका क्या काम इतना बिजी शेड्यूलिंग वाला नहीं है। अब आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी, एक्सक्लूडेड, जो बाहर रखे गए हैं रेलवे में, जिनमें कोई स्ट्रेचरी प्रोविजन नहीं होता, इनमें कोई घंटे फिक्स नहीं है। याद रखिएगा, इनका घंटे का नियम कोई भी लागू नहीं होता। जैसे मैनेजर हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, आपका आर्म फोर्स हो गया, इनकी जो ड्यूटी होती है 24/7 मानी जाती है। इमरजेंसी के लिए इनका कोई फिक्स स्ट्रेचरी नहीं है एंड इनका कानून में भी कोई भी टाइम नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा आर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन क्या हो गया,
कंप्लीट होगा। बस इतना ही पढ़ना है। इंटेंसिव हमारा 45 आवर का, रोस्टर हमारा 42, देन कंटिन्यूस हमारा 50। अब वो पूछेगा कितनी कैटेगरी है, ठीक है, या कौन सी उसमें कितने घंटे हैं, तो एक आपका पार्ट कंप्लीट होगा। मैं बहुत शॉर्ट में लेके आई हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कम टाइम हमारे पास, उसको ही बेसिस पे ध्यान में रखते हुए किया है। देखो अब हम पढ़ेंगे रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, जैसे DAR से 1968 में आया था, ठीक है। इसकी फॉर्म में देखते हैं ये क्या है, पेनल्टी मैकेनिज्म है कि रेलवे एक बहुत आपको पता बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपको इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म की बेसिस पे ही आपका क्या होता है, एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे 4 फॉर्म है, SF1, SF2, SF5 एंड SF11। SF1 की बात करूं तो ये समझो सबसे पहले अगर आप किसी को सस्पेंस करो तो ये मान के चलो, पहली बात तो वो कोई पेनल्टी नहीं है। जब आपको किसी की इंक्वायरी करनी होती है, किसी का इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो आप ना कुछ टाइम के लिए उसे रोक देते हो, ठीक है। तो इसमें भी उसको अलाउंसेस मिलता है, 50% आपको सब्सटेंसेस अलाउंसेस मिलता है कि जिससे कि आप क्या हो कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करो तो उसमें सबूत कोई मिटा ना पाए, प्रूफ कोई ना मिटा पाए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़े से टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो ये हो गया। देन SF2 की बात करूं, SF2 क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, कब वो माना जाएगा, तो ये जब लगता है जैसे कोई भी पुलिस कस्टडी है, ठीक है, उसे 48 आवर्स क्रॉस कर लेते हैं तो कानून अपने आप क्या कर देता है, सस्पेंड मान लेता है। तो ये हमारा सिर्फ SF2 इशू करके उसको रिकॉर्ड करती है। याद रखना, अगर सपोज करो आपने कोई गलती करी, ठीक है, तो अब आपको क्या कर रहा है कि आपको 48 आवर्स की कस्टडी या पुलिस कस्टडी, ठीक है। देन आपको अगर उससे ज्यादा, अगर आप कहीं इन्वॉल्व हुए या फिर आप अपराधी माने गए, तो उससे ज्यादा वो आपको उसमें पुलिस में अगर कस्टडी में रहते हो तो फिर आपको डीम्ड टू सस्पेंशन मान लिया था जब से आपको अरेस्ट हुआ है, ठीक है, 48 आवर्स का। तो एक्सीडिंग 48 आवर्स कहीं आ जाए तो SF2 लगा देना, और तो कानून अपने आप आपको सस्पेंड मान लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ SF2 इशू करके ही इसको रिकॉर्ड करती है। तो ये फॉर्म है ना, कि ये फॉर्म का है। देन SF5 की बात करूं, ये है हमारे मेजर पेनल्टी, ठीक है, चार्जशीट फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, और जो हमारी SF11 है वो हमारी माइनर पेनल्टी के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज करो जैसे कि आपको कोई वार्निंग दे रहा है, ठीक है, या फ्री पास रोक लिया, या आपका सालाना इंक्रीमेंट रोक लिया, ठीक है, विदाउट द कम्युलेटिव इफेक्ट, किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ा फ्यूचर जनरेशन का, तो वो क्या करी जाएगी, हमारी माइनर पेनल्टी मानी जाएगी, ठीक है। मेजर पेनल्टी क्या होगी, जैसे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, इसमें पूरी इंक्वायरी होगी, आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, पे स्केल भी आपका डाउन कर दिया, या कंपलसरी आपको रिटायरमेंट दे दिया, रिमूव कर दिया, आपको दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, डिसमिसल कर दिया, ठीक है, तो ये हमारी मेजर पेनल्टी मानी जाएगी। ओके, तो देखो थोड़ा सा माइनर पेनल्टी मैंने आपको बता दी, जैसे वार्निंग दे दी, आपका ये पास ट्रेवलिंग जो प्रिविलेज ट्रेवलिंग ये रोक लिया गया, देन इंक्रीमेंट रोक दिया, पर उसमें कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका माइनर है। मेजर में क्या हो गया, रिडक्शन जो अभी मैंने आपको सारा बताया, देन आपका मेजर पेनल्टी माना जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट रोकना, अगर आपने सपोज करो इंक्रीमेंट रोका उसको, पर कम्युलेटिव इफेक्ट है। कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आगे की पूरी सर्विस और पेंशन पर उसका अगर इम्पैक्ट डालता है तो फिर वो मेजर पेनल्टी बन जाती, तो फिर वो कौन सी फॉर्म में जाएगी, SF5 फॉर्म में जाएगी। माइनर हमारा SF11 है, ठीक है। ये हमारे क्या है, अपील करने की मैकेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे लीव रूल। लीव रूल इसमें आपको नंबर गेम याद रखना है सिर्फ। सबसे पहले पढ़ेंगे लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फिगर्स पर रखना, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट मेमोराइज कर लेना इन चीजों को। लीव ऑन एवरेज पे साल में आपको ईयर में सिर्फ 30 दिन मिलती है, ठीक है। इसको जमा आप कितने दिन तक कर सकते हो, 300 दिन। मैक्सिमम आपकी लिमिट है कि 300 दिन का आप जमा कर सकते हो लीव को। रिटायरमेंट के टाइम इसका क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो देखो कैसे है, आपको पहली बार तो आपको कितना मिलता है, 30 डे पर ईयर्स मिलती है। 30 लीव मिली, 15 ऑन जनवरी 1 एंड 15 ऑन जुलाई 1, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम अकोमुलेशन अलाउड कितना है, 300 डेज का है, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको इसका केस मिल जाएगा। पहला ये है। अब आते हैं हम लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये तो क्या एवरेज पे, 300 दिन याद रखना है और 30 दिन याद रखना है। हाफ एवरेज पे में क्रेडिट 20 डे पर ईयर, तो ये जो इस साल में 20 दिन मिलती है हमें सिर्फ, और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसको जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अकोमुलेशन है, ठीक है। अगर आप बीमार हो तो आप 2 LAHP ले सकते हो, लीव ऑन हाफ एवरेज पे ले सकते हो, ठीक है। एक दिन का फुली पे लीव ले सकते हो, तो ये उस टीम के लिए है, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, और एक साल में आपका 20 है। और याद रखना कि जैसे आप हाफ ले लो तो वो फुल पे में कन्वर्टेड हो जाएगी मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे, ठीक है। एक दिन की फुल पे लीव आपकी काउंटेड हो जाएगी।
ले सकते हो आप। देन अब आता है हमारा मैटरनिटी एंड पैटर्निटी। मैटरनिटी लीव का क्या आप 180 ले सकते हो 2 बेबी के लिए, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉय को 180 मतलब 6 मंथ्स का मिलता है फर्स्ट टू बोर्न चाइल्ड के लिए, जो सरवाइव करें, जो आपके जिंदे बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट टू बोर्न सर्वाइविंग उनके लिए बेबी के लिए आप 180 दिन का लीव ले सकते हो, मतलब 6 मंथ का। देन पैटर्निटी लीव की बात करूं तो उसमें क्या है, पैटर्निटी लीव का है कि यस मेल एम्प्लॉय भी 15 डेज ले सकते हैं, पर याद रखिएगा कि विद इन 6 मंथ, जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसके विद इन 6 मंथ ले सकते हो, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड केयर लीव एंड मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव हो गई, ये तो हो गई। अब आते हैं चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव पूरी सर्विस में फीमेल एम्प्लॉय को या कोई सिंगल मेल पेरेंट है, ठीक है, उसकी पढ़ाई या फिर आपका सिकनेस है जो भी है, उसको 730 दिन मिलता है। पूरी होल सर्विस में 730 दिन लेता है अपने बच्चे की केयर करने के लिए बिलो द 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। जो ये फैसिलिटी बच्चे कितने साल होने तक ही मिलती है, सिर्फ जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, तो ये CCL है, ओके। देन अब आता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अच्छा ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा कि रिप्लेस्ड हॉस्पिटल लीव एंड स्पेशल डिसेबिलिटी लीव प्रोवाइड फुल पे ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन और ड्यूटी रिलेटेड। अगर आपको ड्यूटी रिलेटेड कोई इलनेस है या उसके थ्रू आपको कोई इंजरी हुई है तो यस आपको पूरा जो भी हॉस्पिटल आप जितना दिन स्पेंड करो वो पूरा आपको ड्यूटी रिलेटेड लीव उसमें कंसिडर होगी, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, रेलवे पास एंड PTO रूल, है ना। तो आपको पता है ये दो जो हमारे पास होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पास पर फ्री ट्रेवल होता है और दूसरा होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ठीक है, जो कि बेसिक टिकट का सिर्फ 1/3 पैसा देना होता है, ओके। तो देखो हमारे अगर हम बात करें इसमें हम देखेंगे किसको कितना मिलता है। अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है ग्रुप A या ग्रुप B का है तो उसको प्रिविलेज पास पर ईयर कितने मिलेंगे, 6 सेट मिलेगा, याद रखिएगा 6 सेट मिलेंगे। और प्रिविलेज जो हमारा टिकट ऑर्डर है वो सिर्फ आपको 4 सेट मिलेंगे। तो समझ में आ गया कि जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है उसमें हमारा जो टिकट का पैसा सिर्फ 1/3 पैसा देना होता है और पास पे जो होता है हमारा फ्री ट्रेवल होता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे। देन नॉन गैजेटेड की बात करूं, जैसे ग्रुप C हो गया, ग्रुप D हो गया, अगर उन्होंने 5 साल से कम सर्विसेज करी है, ठीक है, तो उनको सिर्फ प्रिविलेजेस पास पर ईयर 1 मिलेगा और PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो है उनको 4 सेट मिलेंगे, ठीक है, ये वाला है। देन नॉन गैजेटेड ऑफिसर है 5+ ईयर सर्विस, जिन्होंने नॉन गैजेटेड है जिन्हें ग्रुप C और ग्रुप D के हैं लेकिन उन्हें 3 साल से कम सर्विसेज करी है, तो अब उनको कितना मिलेगा, उनको भी 3 सेट मिलेंगे प्रिविलेजेस पास पर ईयर, ठीक है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा काम किया हुआ है। देन PTO उनको 4 सेट मिलेगा। तो याद रखिएगा कि साल में सिर्फ 1 पास और 4 PTO ही मिलते हैं, PTO सबको 4 ही मिलते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन होता ही नहीं है, लेकिन 5 साल से कम वाले में सिर्फ 1 मिलता है और अदरवाइज आपका 6 और 3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखने हैं। देन फैमिली ट्रैप, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि रूल रेलवे पास रूल का अगर मैं बात करूँ फैमिली डेफिनेशन सबसे अलग है, उसमें ये देखता है कि कौन आता है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कौन आएगा, आपका हस्बैंड वाइफ और आपका बेटा, ठीक है, जो 21 साल से छोटा हो, या डॉटर, ठीक है, अनमैरिड डॉटर जो कि कितनी साल की भी हो और जो बेटा है वो हमारा 21 ईयर जो 21 ईयर से छोटा हो। और कौन आएगा, डिपेंडेंट जो कि विडो मदर, ठीक है। स्ट्रिक्टली कौन अलाउड नहीं होता, याद रखिएगा फादर, फादर इज नेवर इंक्लूडेड डिपेंडेंट फैमिली, जो कि सबसे ज्यादा अलग है ये कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो फादर होता है वो कभी भी रेलवे पास में डिपेंडेंट फैमिली में नहीं माना जाता, चाहे वो बिल्कुल नहीं कमाए। ये कानून मानता है कि पिता डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर आपके कहीं आ जाए फादर आ जाए ब्रदर आ जाए तो प्लीज उसको एलिमिनेट करना, ये पहला इसका एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, इनके बेसिस पे। अब मैंने आपको थोड़े से 4 टॉपिक जो मेन है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल उसको क्लियर करा दिया। अंडर द रेलवे आर्ट्स एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रेलवे सर्वेंट आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी क्लासिफिकेशन, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसे हमने कितनी क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है। इंटेंसिव जो बहुत बिजी हैं, कंटिन्यूस रेगुलर काम है पर थोड़ा सा उन्हें मिलता है, मतलब गैप थोड़ा सा होता है। इसेंशियल इंटरमीडिएट मतलब उनमें रुक रुक के जो काम करते हैं, एक्सक्लूडेड जो इसमें आते नहीं है, जनरल मैनेजर वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारे 4 कैटेगरी में है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अंडर द आर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन व्हाट इज द स्टैट्यूटरी मैक्सिमम लिमिट ऑफ एम्प्लॉय आर इन वीक इन इंटेंसिव वर्कर, इंटेंसिव जो बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, अब इसने स्टैट्यूटरी लिमिट बोला,
ठीक है। अब इसने रोस्टर लिमिट नहीं बोला, तो स्टैच्यूरी तो हमें पता है कि स्टैच्यूरी कितनी होती है, 45 होती है। अगर इसी जगह रोस्टर पूछता तो 42 होता है। ठीक है। Then come to the question number 3. A railway servant classified as continuous under the HOER entitled to periodic rest है। तो उन्होंने बोला कंटिन्यूस सर्विसेज में उसको कितना पीरियडिक रेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको पता है नॉट लेस देन 30 कंजुकेटिव आवर ऑफ ईच वीक। ठीक है। तो अगर आपका रेलवे हो गया, देन आपका इंटेंसिव कंटिन्यूस स्टाफ हो गया, इंटेंसिव हो गया, ठीक है, इनको 30 आवर्स का मिलता है, और जो इंटरमीडिएट एम्प्लॉई है उसको 24 आवर्स का मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। Then come to the question number 4. Under the railway servant discipline and appeal rules, which standard form used to issue order of suspension? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि जो order of suspension SF1 में deemed to suspension to 48 hours से अगर ज्यादा करते हो तो वो हमारा SF2 में, और SF5 में हमारी क्या है, मेजर पेनल्टी है, SF11 में हमारी माइनर पेनल्टी है। ठीक है। इस तरीके से। Then come to the question number 5. Which standard form is issued to railway servant or for framing a charge to impose major penalty? तो अभी मेजर पेनल्टी कौन सी किसके अंदर होती है बेटा, हमारी SF5 के अंदर हम मेजर पेनल्टी करते हैं। मेमोरेंडम यस याद रखना, SF5 मेजर पेनल्टी चार्ज शीट होते हैं। मेजर पेनल्टी में आपका रिडक्शन लोअर स्टेज हो गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया, ये सारा हमारा 5 में SF5 फॉर्म के अंदर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम एक्शन लेते हैं इसी फॉर्म के बेसिस पे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अंडर द हमारे ये रूल हैं, डिसिप्लिन रूल्स है, अपील रूल्स है 1968 के, विच इज कंसीडर अ माइनर पेनल्टी। इसमें से कौन सी माइनर पेनल्टी है? देखो कंपल्सरी रिटायरमेंट तो मेजर है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, विद होल्डिंग 1 इंक्रीमेंट 6 मंथ विदाउट द कम्युलेटिव इफेक्ट, ये है रिडक्शन ओवर टाइम, ये सारी मेजर है। अगर आपको कोई कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, आपको कोई पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो क्या है, माइनर पेनल्टी कहलाएगी। ठीक है। तो यस इसे याद रखना। Then come to the question number 7. What is the time limit for submitting an appeal against a penalty order under the railway servant rules? तो अगर उन्होंने बोला कि अगर आपको अपील करनी है, ठीक है, किसी भी, तो आपको कितने टाइम का टाइम है आपके पास? तो यस याद रखना, हमारे 45 डेज का टाइम है। जब से आपने अपील करी है विद इन 45 डे, जब से आपका अगेंस्ट कोई भी अपीलेंट आया है, ऑर्डर आया, उसके 45 दिन के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। Then come to the question number 80. Under railway leave rules, what is the maximum number of day leave of average pay? कितना अक्यूमुलेट कर सकते हो? तो मैंने आपको बताया कि अक्यूमुलेट आप 300 दिन की कर सकते हो। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। 300 दिन की जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको इसका पैसा मिल जाएगा। ओके। 300 दिन का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9. How many day leave on half average pay आर क्रेडिट टू रेलवे एम्प्लॉय अकाउंट फुल कैलेंडर ईयर? तो जो मैंने बोला हाफ एवरेज पेज की कितनी आपकी एज ए अकाउंट हो जाएंगी फुल कैलेंडर ईयर, तो याद रखना ये हमारी कितनी है, ये हमारी 20 डेज की है। ठीक है। सपोज करो लीव जो ऑन एवरेज क्रेडिटेड द रेट ऑफ 10 डे ऑन द 1 जनवरी एंड 10 डे ऑन द 1 जुलाई, टोटल 20 डे पर ईयर मिलती है। ठीक है। 20 मिलती है आपको एक ईयर में। Then come to the question number 10. A male rail servant not less than 2 surviving children entitled to paternity leave of period. तो यार ना 15 दिन का, अगर उसके 2 बच्चे जिंदा तक, वो 15 दिन का, वो भी डिलीवरी के 6 मंथ, विद इन 6 मंथ तक ले सकता है, उसके बाद ये कोलैप्स हो जाएगी। Then come to the question number 11. What is the duration of maternity leave granted to a family railway servant with less than 2 surviving children? तो अब उन्होंने क्या बोला, क्या ड्यूरेशन है मैटरनिटी लीव का फैमिली? तो याद रखना 6 मंथ की मिलती है, 180 डेज। ठीक है। 180 डे को 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन पे उसको प्रोवाइड होती है। Then come to the question number 12. How many set of privileges pass in gazetted railway officer in title in calendar year? तो मैंने आपको बता दिया जो हमारे privileges पास हैं, ठीक है, वो हमारे कितने मिलते हैं, वो हमारे मिलते हैं उसको 6 सेट मिलते हैं, याद रखिएगा 6 सेट मिलते हैं। ठीक है। प्रिविलेज पास, और 4 सेट मिलते हैं पीटीओ, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, और जितने भी है ना गैजेटेड नॉन गैजेटेड, उन सबको 4 सेट ही मिलते हैं। बस यहीं पे डिफरेंस है। जैसे अगर सपोज करो कोई गैजेटेड ऑफिसर का ग्रुप ए और बी का है तो उसे 6 सेट मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही है। A non-gadget railway servant with less than 5 years service, how many privilege pass? अगर किसी ने नॉन गैजेट है, ग्रुप सी और डी का है, तो उसे 5 साल से कम सर्विस किया तो उसको कितना स्पेस सेट मिलेगा? याद रखना उसको सिर्फ 1 सेट मिलेगा, एंड 4 आपका पीटीओ मिलेगा। ठीक है। और जिसने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर दी उसको 3 सेट मिलेगा, और पीटीओ उसका 4 ही है।
Then come to the question number 14. Irrespective of year of services, a non-gadget railway employee is entitled to how many set privilege take order per year. तो मैंने आपको बता दिया ईयर उसने कितनी भी करी हो या नहीं करी हो, वो कितना सेट ऑफ प्रिविलेजेस उसको मिलेगा, 4 सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो 4 सेट मिलता है सब लोगों को। Then come to the question number 15. For the purpose of railway pass, the definition of family, including which of the following dependent member. तो आप ये रखना कि कौन इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली में तो रेलवे पास के लिए फादर नहीं होता, विडो मदर होती है, ना तो मैरिड ब्रदर होगा ना अंकल होगा, याद रखिएगा। विडो मदर, हस्बैंड और वाइफ, और आपका बेटा जब तक वो 21 साल का नहीं होता, और अनमैरिड डॉटर, ये हमारे फैमिली ट्रिप में आते हैं। ठीक है, Come to the question number 16. The staff benefit fund on Indian Railway primarily used for. तो जो भी staff benefit fund है वो किसके लिए करते हैं? पेमेंट, सैलरी, नो। एजुकेशन, रिक्रिएशन, डिस्ट्रेस रिलीफ फॉर नॉन गैजेटेड स्टाफ, इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, जो आपका एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, डिस्ट्रेस जो रिलीफ करने के लिए हम यहाँ पे स्टाफ बेनिफिट फंड का यूज करते हैं वेलफेयर के लिए। ओके, Then come to the question number 17. In the context of Indian Railway, what does PREM stand for? तो अब क्या है इसका PRM? याद रखना, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, तो ये होता है हमारा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो एम्प्लॉय, जिससे कि हमारी इफिशियंसी इंप्रूव हो, सेफ्टी हो, कस्टमर सर्विस हमारी बेटर हो। Then come to the question number 18. What is the maximum duration of child care leave granted to female railway servant for taking care of to the 2 eldest surviving children? तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो? पूरी सर्विस में 730 डेज ले सकते हो, और जब तक आपके बेबी 18 ईयर्स के बच्चे ना हो जाए। ठीक है, Then come to the question number 19. Under the railway servant, ठीक है, rules, the president of India has a power review any order passed under the these rules. What is the time limit of these review? याद रखना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो कभी भी किसी भी टाइम में आके देख सकती है। ठीक है, Then come to the question number 20. Which leave has been introduced replacing the erstwhile special disability leave for railway servant injury on duty? तो कौन सी लीव है जो इंट्रोड्यूस करती है? ठीक है, स्पेशल डिसेबिलिटी का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस इंजरी लीव, यस ये होती है हमारा। ठीक है, अगर आपको जॉब करते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग, वहां पे अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है या फिर आपको लीव और रेलवे सर्वेंट इंजर और ड्यूटी हो जाती है, तो यस वर्क रिलेटेड इलनेस इंजरी जो होती है। और इसमें इसी ने 7 CPC रिकमेंडेशन है इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी हमारे हॉस्पिटल लीव है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है, प्रोवाइडिंग फुल पे अलाउंस ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, सारी चीज इसी में आ गई, हॉस्पिटलाइजेशन लीव वगैरह सब कुछ इसी में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे रेलवे स्टेब्लिशमेंट रूल थे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, बस ये 4 टॉपिक पढ़ लो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सिलेबस सब कंप्लीट है, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बचा हुआ है, तो आपको पता है आप लोगों इसमें क्या करना है, शॉर्टकट की पढ़नी है और थोड़ा सा बेसिक, जैसे जनरेशन हो गई, मेमोरी हो गई, एंड आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, शॉर्टकट की, बस इतना पढ़ के जाना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।